राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ व माणा में 3400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे और चीन सीमा से लगे माणा क्षेत्र में 2 राजमार्गों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बद्री विशाल और जय बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहे अनुसार अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा देश का हर गाँव देश का पहला गाँव और यहाँ बसे लोग देश के सच्चे प्रहरी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत निर्माण के प्रमुख स्तंभ और विरासत पर गर्व व विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाई और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्ति पुंज है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने
बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के उत्तम प्रगति के लिए बद्री विशाल के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंटरपोल की 90वीं वार्षिक आम सभा के समापन समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि कानून और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दुनिया भर में इंटरपोल के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करता हूं। गृह मंत्री शाह ने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई पर भी जोर दिया। शाह ने कहा कि आतंकवाद की वैश्विक परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि अच्छे आतंकवाद, बुरे आतंकवाद, छोटे आतंकवाद और बड़े आतंकवाद की धारणा एक साथ नहीं चल सकती। गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत हमेशा दुनिया भर में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के साथ खड़ा रहा है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। आज का ये 21 अक्टूबर का दिन भारतीय पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत इस तिथि को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाती है। भारत की एकता और लोकतंत्र की रक्षा में लगभग 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हम भारतीय इस दिन पर इनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज मैंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इंटरपोल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल के साथ उन सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोविड की महामारी के बाद इंटरपोल की यह जनरल असेंबली अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयोजन है। कोविड की महामारी में पूरी दुनिया ने पुलिस का एक मानवीय चेहरे का अनुभव किया है और मानवीय चेहरे को देखकर पुलिस के लिए पूरी दुनिया ने अपनी सोच को बदला है। पिछले 100 सालों में इंटरपोल विश्व के 195 देशों का एक व्यापक और प्रभावी मंच बन गया है जो पूरे विश्व में अपराधों पर नकेल कसने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। 1949 से भारत इंटरपोल के साथ जुड़ा हुआ है। आज के विश्व में इंटरपोल जैसा मंच कोऑपरेशन और मल्टीलेटरलिज्म के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं भारत सरकार, भारत के गृह मंत्रालय तथा विभिन्न पुलिस बलों की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा, विश्व शांति और स्थिरता के लिए इंटरपोल के सार्थक प्रयासों और योगदानों की सराहना करता हूं। मित्रों, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। शायद सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर चिंतन और चिंता दोनों भारत में शुरू हुए हैं। जब भी पूरी दुनिया में स्टेट का कंसेप्ट अस्तित्व में आया होगा
तब पुलिसिंग शायद स्टेट के सबसे पहले कर्तव्य के रूप में उभरा होगा। नागरिकों की सुरक्षा और किसी भी राज्य की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। टेररिज्म एक वैश्विक समस्या है और ये अत्यंत प्रासंगिक है कि आपने 2020-25 के लिए इंटरपोल के 7 वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्यों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है टेररिज्म के खतरे का मुकाबला करना। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ने के लिए अक्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अक्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन के बगैर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम नहीं लड़ सकते हैं, जिसके लिए इंटरपोल एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले सभी देशों ने टेररिज्म और टेररिस्ट की व्याख्या पर आम सहमति बनानी पड़ेगी। अगर टेररिज्म और टेररिस्ट इसकी व्याख्या पर आम सहमति नहीं बनती है तो हम एकरूप होकर इसके सामने वैश्विक लड़ाई नहीं लड़ सकते। टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ने की प्रतिबद्धता एक और गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म तथा टेररिस्ट हमला छोटा या बड़ा, ये दोनों नैरेटिव एक साथ में नहीं चल सकते हैं। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के द्वारा क्रॉस बॉर्डर से फैलाई जा रही टेररिज्म की आइडियोलॉजी की चुनौती पर भी हमने आम सहमति बनानी होगी। इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में हम नहीं देख सकते। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के प्रचार प्रसार को, इस समस्या को हम अगर राजनीतिक समस्या मानते हैं तो टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई आधी अधूरी रहेगी। हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हो कि टेररिज्म के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई दीर्घकालिक, व्यापक और सतत होनी चाहिए। भारत ग्लोबल टेररिज्म के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए टेक्निकल रूप से और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए इंटरपोल के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि भारत की आपकी ये यात्रा, विभिन्न स्थलों का आपका दौरा और दीपावली का त्योहार आपके लिए हमेशा यादगार रहेगा। जनरल असेंबली के उत्तम आयोजन के लिए मैं इंटरपोल और सीबीआई की भी सराहना करता हूं। मैं सभी को सुखद और सुरक्षित अपने देश वापस पहुंचने की मंगल कामना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत नए चयनित 100 अभ्यर्थियों को टैबलेट वितरित किए। उत्तर प्रदेश के लोक भवन में हुए इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शोधार्थियों के टैबलेट वितरण कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 100 शोधार्थियों को टैबलेट देकर 100 विकासखंड में भेजा जाएगा। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले शोधार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर मिलेगा। एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा वेटेज देकर सरकारी सेवा में बेहतर अवसर दिए जाएंगे। अच्छा कार्य करने वाले ये शोधार्थी सरकारी सेवा में लिए जाएंगे। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य की 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। सभी शोधार्थी गांव में काम करेंगे। आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके विजन को
जमीनी धरातल पर लागू करने की दिशा से 100 सीएम फेलो को हम लोग आज यहाँ पर एक प्रकार का नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के वहाँ की टीम के साथ मिलकर के नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करना और वहाँ की प्रतिदिन की विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना है। मैं सबसे पहले इस आयोजन पर आप सबका ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन ये उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 24 से 25 करोड़ की आबादी देश की अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 1 लाख से अधिक हमारे पास राजस्व गांव हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं। इन सभी को अगर ध्यान में रखेंगे तो देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला कोई राज्य है जिसकी आज भी 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और वहां की अर्थव्यवस्था का आधार वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। वहां पर उन 100 आकांक्षात्मक जनपदों को चयन करके जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे, उन्हें सामान्य जनपदों की सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके लिए 100 सीएम फेलोज को आज हम वहां पर तैनाती दे रहे हैं, जो वहां पर अगले कुछ वर्षों के अंदर अपना परिणाम देंगे और अपने कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे। हम सब जानते हैं 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को आदेश दिया था कि देश के अंदर जो 600 जनपद हैं, इनमें से कितने ऐसे जनपद हैं जो आज भी आकांक्षात्मक हैं। उन आकांक्षात्मक जनपदों के लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, कृषि और जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट का है, वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। 6 अलग अलग क्षेत्र में 75 इंडिकेटर के साथ उस समय नीति आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी कि इन 112 जनपद ऐसे चयनित हुए थे पूरे देश के अंदर जिन जनपदों को विकास की आवश्यकता थी, सपोर्ट की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे वो सामान्य जनपदों की श्रेणी में आ सके। और उन 112 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे कि जो 100 सीएम फेलोज होंगे एक नया प्रयोग होगा। इनमें से जो भी बाद में शासकीय सेवा में आना चाहेगा, इनको हम वेटेज देंगे, एक निश्चित वेटेज देने का काम भी करेंगे और इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि तब तक इनके पास कार्य का एक अनुभव हो चुका होगा और इनको शासकीय सेवा में फिर वेटेज, एज में रिलैक्सेशन और साथ साथ इस कार्य का अगर इनकी अच्छी रैंकिंग है तो उसके लिए फिर हमें उनको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई के लिए भी शासकीय सेवा में जब विज्ञापन निकलेंगे 2 साल 3 साल के बाद, तो उसमें एक वेटेज भी उनको देने की कार्रवाई के साथ ये प्रक्रिया अभी से जुड़नी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के फेलोज को हम प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकें। अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, अभी हमें नगर विकास के क्षेत्र में भी इस प्रकार का कार्य करना है। अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ के उसकी ऊर्जा का लाभ हमें लेना होगा और जब भी हम इस कार्य को करेंगे, हमारी
जो प्रतिभावान युवा शक्ति है, जो आज दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ दे रहा है, इसकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अगर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में कोई देर नहीं लगेगी। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं 100 जो सीएम फेलोज हैं, जिन्हें आज 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के अपने कौशल का परिचय देना है, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक पत्रकार वार्ता में ऐलान किया है कि दिल्ली में 28 अक्टूबर से प्रदूषण रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की जाएगी। गोपाल राय ने बताया कि एक्सपर्ट के मुताबिक राजधानी में अगर हवा की दिशा बदलती है तो दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। हम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी के 100 प्रमुख चौराहे पर इसकी निगरानी के लिए 2500 सिविल वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पर 2 शिफ्ट में 10 वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। मुख्य फोकस 10 बड़े ट्रैफिक चौराहों पर होगा, जहां प्रत्येक में 20 स्वयंसेवक तैनात होंगे। दिल्ली के अंदर सर्दियों में जो प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती है, उसको कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था, जिसको लेकर के दिल्ली के अंदर आज उन्होंने विंटर एक्शन प्लान पर क्या क्या प्रगति हुई उसकी समीक्षा की, जिसमें वार रूम के संचालन, एंटी डस्ट कैंपेन, दिल्ली के अंदर बायो डिकम्पोजर के छिड़काव की डिटेल रिपोर्ट हमने आज मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। लेकिन जैसा एक्सपर्ट्स का अनुमान आ रहा है कि दिवाली के बाद अगर हवा का रुख बदलता है तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके लिए सरकार ग्रैब सिस्टम को, जैसा COQM द्वारा डायरेक्शन आ रहा है, पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जो डायरेक्शंस आएंगे उसको दिल्ली के अंदर कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। दिवाली के बाद 28 नवंबर से पिछले साल की तरह ही दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का महाअभियान शुरू होगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो 28 अक्टूबर से शुरू होगा, उसमें 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो प्रमुख 100 चौराहे हैं, वहाँ पर इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जागरूकता के लिए तैनाती की जाएगी। ये दिल्ली के सभी जो ज़िले हैं उनमें से प्रमुख चौराहों की लिस्ट बनाई जा रही है। हर इन 100 चौराहों पर, हर चौराहों पर 2 शिफ्ट में 10-10 वॉलंटियर्स को नियुक्त किया जाएगा। ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनकी 2 शिफ्ट में वहाँ पर ड्यूटी रहेगी। सुबह 8 बजे से ये 8 बजे तक इनकी ड्यूटी रहेगी, 8 बजे से 2 बजे तक, और फिर 2 बजे से 8 बजे तक, यानी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ये कैंपेन चलेगा। 2 शिफ्टों में चलेगा, हर शिफ्ट में 10-10 वॉलंटियर होंगे। इसके साथ साथ पिछली बार की तरह ट्रैफिक पुलिस ने
जो 10 बड़े चौराहे हैं दिल्ली के, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर इस कैंपेन को ज़्यादा फोकस किया जाएगा और वहाँ पर 20-20 वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। कई बार ये सवाल आता है कि रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने से क्या फ़ायदा होगा। पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एसोसिएशंस का जो सर्वे है वो ये कहता है कि अगर रेड लाइट पर हम सभी लोग अगर इंजन अपना बंद कर लेते हैं तो लगभग 15 से 20% जो व्हीकल पोल्यूशन है उसे कम किया जा सकता है। अगर 2 मिनट की भी एवरेज अगर लाल बत्ती है जहाँ पे हम इंजन अपना बंद नहीं करते हैं तो लगभग 25 से 30 मिनट हम बेवजह बिना ज़रूरत के फ्यूल बर्निंग करते हैं। ये पूरा कैंपेन हमारी सोच पर निर्भर करता है, इसकी पूरी सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। दिल्ली के लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पूरे कैंपेन में दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के अधिकारी, सभी लोग, सभी RWA, सभी NGOs इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप बेवजह जो रेड लाइट पर ईंधन जला करके आप प्रदूषण को बढ़ाने में जो आपका सहयोग है उसे कम करने में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। 28 तारीख से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजधानी पटना में स्थित बापू सभागार में 9,426 चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और लोगों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का भी शुभारंभ किया, जो देश में अपने किस्म की पहली योजना है। इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय डुमराव, बक्सर तथा बेगूसराय का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों यह सूचनाएं मिल रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो चिकित्सक पद स्थापित किए गए हैं वह वहां कम रहने लगे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जो पद स्थापित हैं वे अगर मेडिकल कॉलेज का काम नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो भी बीमार है उन सभी का इलाज सही ढंग से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है वे अपना काम ठीक ढंग से करें, सभी लोग अपना दायित्व निभाएं। यहाँ पर जितनी बात की गई है, जितने लोगों को नियुक्ति हो गई है, आप समझ लीजिए कि आप पूरे तौर पर जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ANM, काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के 9,469 पदों पर बहाली की गई और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया। तो जितने लोगों को, जितने भी सब नए चयनित हैं और जिनको नियुक्ति दी गई है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को मैं बधाई देता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 24,600 से अधिक पदों पर कर्मियों की बहाली की गई और 5,000 से अधिक पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, और इसके बाद भी तय कर लिया गया है कि 11,000 और नई बहाली की जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि इतनी बहाली है, 5,000 और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और 11,000 की नई बहाली की जाएगी। इसलिए संख्या तो पूरी रहेगी, सब लोग अपना दायित्व निभाइएगा, पूरे तौर पर काम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पिछले 5 वर्षों में 12,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो इस प्रकार से अभी तो 11,400 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। तो आप समझ लीजिए
कि जितनी बहाली हो गई है उसके अलावे और पदों पर नियुक्ति की बात हो रही है, और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, तो कुल मिला के 37,410 के करीब, और भी जितने जगहों पर लोगों के बहाली की जरूरत है, अभी जो इसका सोचा गया है और उसके आधार पर यह बात कही गई है, और इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने भी अपनी बात रख दी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रख दी है। तो ये सारी बातें तो कही गई, लेकिन इसके अलावे भी और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा वो सब काम किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से जितने लोगों को, आप सब लोगों के लिए जब सब काम होगा तो सब तरह से, तो और आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज का गठन कर दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग का हम लोगों ने क्यों गठन किया? पहले नियुक्तियों में बहुत विलंब होता था, तो इसीलिए हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का भी गठन कर दिया, और बहुत खुशी की बात है आज के अवसर पर ये सब चीज जो कर दिया आपने। तो इसके लिए बिल्कुल तौर पर हर जगह से सब तरह से काम हो जाए, विचार विमर्श करके ही ये हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए हम लोग डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत करेंगे। तो आज आप लोगों ने इसकी भी शुरुआत कर ली है, ये बड़ी खुशी की बात है, इसका लाभ बहुत होगा लोगों को। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आप सब लोगों को इन सब चीजों का फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इस तरह से, और देखिए तो ये तो काम हो ही रहा है, और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बता दिया कि हम लोग तो बड़ी तेजी से, और कुछ संख्या के बारे में भी बता दिया गया, ये सब तो किया जा रहा है। और अब आपको मालूम है ना भाई कि अब कितने जगहों पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कर दिया है। तो अब तो ठीक ही है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब तो ये भी कर दिया कि अब सभी जगह पर हर जिले में भी करेंगे, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया। तो हर प्रकार से हम लोग सभी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तो 6 बेड रहता था उसमें, और उसी को हम लोगों ने तय किया कि 30 रहेगा। तो उसी के लिए जो काम हो गया है, तो अभी तक तो खैर जब हुआ कि 434 PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो अभी तक 261 का निर्माण हो चुका, और 15 निर्माण कार्य जारी है, और 117 का भी निवादित प्रक्रिया है, और 41 का भी शीघ्र स्वीकृति बात हो गई है। जल्दी से जल्दी ये सब लोगों का पूरा कर दिया जाएगा। इधर जो खबर आ रही है वो ठीक नहीं खबर आ रही है। पता चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो हम लोग खोल रहे हैं, तो वहां पर जरा डॉक्टर लोग कम रहने लगे हैं क्या? तो हम तो सबसे कहेंगे भाई कि अरे डॉक्टर है, पढ़ते हैं, तो अगर मेडिकल कॉलेज में आपकी पोस्टिंग हो रही है तब मेडिकल कॉलेज का काम नहीं दीजिएगा, काम नहीं करिएगा, तो ये तो बड़ी खराब बात होगी। इस तरफ से हर तरह के लोगों के ट्रीटमेंट और इलाज के लिए सब तरह का इंतजाम हम लोगों को करना है। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सबका ठीक ढंग से इलाज हो। आज जो इतना ज्यादा हो गया, अब आप सब लोगों को नियुक्ति हो गई। मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सब काम आपका बहुत अच्छा है, और इसी तरह से आगे का भी जो आपने अभी ऐलान किया है, और तेजी से इस काम को किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। पुलिस स्मृति दिवस पर केजरीवाल ने पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, सभी वीर पुलिस कर्मियों को मेरा नमन। महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच कर सकेगी सीबीआई। शिंदे सरकार ने बदला पूर्व सीएम ठाकरे का फैसला। फारूक अब्दुल्ला के नहीं रुकेंगी हत्याएं वाले बयान पर एलजी मनोज सिन्हा की सख्त चेतावनी। कहा, करना पड़ेगा कानून का सामना। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने की घोषणा की। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने वाली याचिका को एससी ने बताया पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहा, हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही। प्रशांत किशोर के बयान पर बोले नीतीश कुमार, वो अपने प्रचार के लिए बोलते हैं, जो चाहें बोल सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, बचाव अभियान जारी। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान, कहा गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, बीजेपी ने साधा निशाना। डेंगू मरीज की इलाज में लापरवाही से मौत, प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाया मौसम्बी का जूस। आंध्र प्रदेश का चरण संपन्न कर फिर कर्नाटक पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।